हेलो एवरीवन, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में एक और शख्सियत से आपको रूबरू कराने आए हैं। आप हैं डॉक्टर युवराज भट्टराई। आप संस्कृत भाषा के विद्वान हैं और संस्कृत भाषा में कवि सम्मेलन करते हैं, संस्कृत भाषा के कवि हैं। डॉक्टर युवराज भट्टराई जी, आपका ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आपने मुझे यह अवसर दिया, इसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। अकैतव कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। ट्रू मीडिया ऐसे ही समाज सेवा और सांस्कृतिक कार्य में आगे बढ़ते रहे, ये स्वस्थ कामना भी प्रकट करता हूँ। वाह वाह वाह, बहुत साधुवाद आपका, बहुत अभिनंदन है। युवराज जी, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि सबसे पहले आप ये बताएं हमें कि संस्कृत भाषा की ओर आपका झुकाव कैसे हुआ, यह यात्रा की शुरुआत आपकी कैसे हुई? ये तो अब आपने जो प्रश्न किया, ये हमेशा फेस किए जाने वाला प्रश्न है जी। होता क्या है कि कोई भी प्रश्न, मतलब कोई भी व्यक्ति जब किसी के प्रति रुझान करता है तो उसके दो प्रमुख फैक्टर हैं जी। अच्छा, वो फैक्टर कौन से? एक तो आपका जो फैमिली बैकग्राउंड, पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है, और दूसरा उसकी अपनी खुद की रुचि कैसी है। अब मेरा जो है पारिवारिक फैमिली का जो बैकग्राउंड है वो ब्राह्मण फैमिली होने से संस्कृतमय वातावरण था घर में। पिताजी जो है, एक तो पिताजी मेरे कोलकाता पुलिस में थे, फिर उसके बाद उन्होंने अपना ब्राह्मण्य वृत्ति स्वीकार किया और रोज सुबह शाम जो है अपने घर में एक जो है श्लोक और मंत्रों का वातावरण रहता था, और वो हमें स्वाभाविक रूप से एक रक्त संचार में वो आ गया। क्या बात है। और उसके चलते फिर अपनी रुचि जागृत हुई। अच्छा, रुचि जागृत होने में कोई कारण होता है ना, वही कारण पिताजी का बहुत बड़ी प्रेरणा रही। और तो ये दोनों ही फैक्टर मेरे ऊपर, मेरी रुचि उत्पन्न हुई और फिर मैं संस्कृत के प्रति मेरा बड़ा अच्छा रुझान हो गया। आज संस्कृत में मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ संस्कृतमय हूँ मैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जैसा कि मैंने अभी दर्शकों को बताया युवराज जी कि आप संस्कृत भाषा में कवि सम्मेलन करते हैं, संस्कृत भाषा के कवि हैं जी। मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को कुछ लाइनें संस्कृत भाषा की कवि सम्मेलन की रचनाएं प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कविता के लिए कही। मैं एक कविता अपने पुस्तक में से, एक्चुअली मैं सारी कविताएं लिखता हूं, लेकिन बाल कविताओं पे आजकल मेरा विशेष फोकस है। आजकल आप देख रहे हैं कि हिंदी और अन्य भाषाओं में बच्चों को प्रेरित करने के लिए बहुत सारी कविताएं लिखी जा रही है, लेकिन संस्कृत पंचतंत्र और हितोपदेश कथाओं में सीमित रह गया। लेकिन आजकल लिखा जा रहा है, बहुत कुछ लिखा जा रहा है। उनमें से एक बाल कविता है, वो मैं सुनाना चाह रहा हूँ। कविता का शीर्षक है विहगी। विहगेन समं डयते विहगी, तरुतः तरुमेति द्रुतं विहगी, मधुरं किल गायति सा विहगी, मधुरं किल गायति सा विहगी, सहसैव विभेति जनाद् विहगी, सहसैव विभेति जनाद् विहगी, मृदु चिर्चिर नाद निनाद करी, मुरलीरवत प्रिय गान करी, विपिने नगरे क्वचना पिखगी, विपिने नगरे क्वचना पिखगी, मनुजाश्च चमत्कुरु से विहगी, मनुजाश्च चमत्कुरु से विहगी। तो इस प्रकार बहुत बढ़िया। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ, बच्चों को सुर, लय, तान, ये सारी चीजें बहुत पसंद होती है। तो मैं तानों में लिखता हूँ, और एक प्रकार से ये तोटक छंद है, बहुत प्रसिद्ध छंद है संस्कृत का। ये छंद मेरे हृदय में इसलिए है क्योंकि जब मैं गुरुकुल में पढ़ता था तो हम रवि रुद्र पितामह विष्णुनुतम हरिचंदन कुमकुम पंकयुतम, ये श्लोक जो है प्रार्थना में नित्य सरस्वती की प्रार्थना में करते थे। उसकी एकता, एकदम एक समवेत स्वर में जब हम सब गाते थे ना, तो वो गुंजायमान होता हुआ स्वर मेरे मानस पटल में बहुत छाया। वाह। तो इसलिए आज मैंने इसी तोटक छंद का एक जो है आपके लिए बहुत बहुत अच्छे, बहुत धन्यवाद। आपने हमारे श्रोताओं को संस्कृत भाषा का आपने छंद सुनाया
और बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं हमारे दर्शक, और लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, और आपको कमेंट्स भी कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद। हम आगे चलते हैं। जैसा कि युवराज जी के बचपन या युवा अवस्था में ऐसा कौन सा क्षण रहा जिसने संस्कृत को जीवन में मुख्य विषय बनाने के लिए प्रेरणा दी? हाँ जी, अब क्षण ऐसा है कि विद्यालयी अवस्था में जब मैं गुरुकुल में प्रथम बार प्रविष्ट हुआ, 6ठी कक्षा में, शारदा देवी संस्कृत विद्यापीठ दिल्ली में 28 गुरुकुल चलते हैं, जिनमें से उस वक्त बहुत प्रतिष्ठित गुरुकुल था। अभी तो थोड़ा सा मुझे लगता है अभी भी प्रतिष्ठित है, लेकिन अभी छात्रों की संख्या आधिक्य है और क्या स्थिति अभी हमें अवगत नहीं है। तो वहाँ जब मैं गया तो गुरुओं का सानिध्य, सुबह जो वैदिक पाठ, सुबह 4 बजे उठना, फिर जो है संध्या वंदन आरती, फिर 7 साढ़े 7 बजे आपका जो है अल्पाहार हो जाता था। अल्पाहार होने के बाद 8 बजे आप क्लास के लिए चले जाते थे, और क्लास नॉर्मल चलती है जैसे स्कूल चलते हैं। तो उस दौरान कुछ गुरुजियों का ऐसा सानिध्य रहा मेरे को कि गुरुजों ने बहुत प्रेरित किया, और मेरा मतलब साहित्य का प्रति हृदय सरस होते हुए भी मैंने व्याकरण विषय लेकर पढ़ा। क्या बात है। तो वहीं से गुरुकुल काल से ही मुझे संस्कृत में अधिक रुझान हुआ, और रुझान का कारण ही यही है कि हमारी पूरी की पूरी भारतीय परंपरा संस्कृतमय है, भले ही लोग वो कुछ भी कहें। आपको ये विदित है, हम बिना संस्कृत के चलते नहीं। सुबह से शाम तक हमारी सारी क्रियाएं संस्कृत में प्रतिपादित, ऋषि मुनि द्वारा प्रतिपादित विषयों से होते हैं जी। तो इसलिए उसके प्रति रुझान होना मेरा स्वाभाविक था, एक नैसर्गिक गुण था। वाह वाह वाह। युवराज जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि वर्तमान स्थिति में संस्कृत भाषा को जो युवा है या युवाओं के अभिभावक हैं, वो उसमें प्रेरणा देने के लिए या सीख लेने के लिए या शिक्षा लेने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे हैं, और उससे हमारे जो समाज के, जो सनातन के, जो हिंदुत्व के जो परिपाटी है, जो संस्कार हैं, वो विहीन होते जा रहे हैं, क्योंकि संस्कृत से ही सब निकलता है। और ऐसा भी माना गया है कि संस्कृत के श्लोकों को अगर पढ़ा जाए तो आसमान से बारिश हो सकती है, धरती पर चिंगारी निकल सकती है, इतनी शक्ति है इन श्लोकों में। तो क्या क्या कारण है कि अभिभावक या छात्र संस्कृत की ओर, संस्कृत के श्लोकों की ओर, संस्कृत के मंत्रों की ओर आकर्षित नहीं हो रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं? ये तो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया। ये मतलब ये प्रश्न इतना बड़ा है कि इसका उत्तर छोटे से उसमें संभव नहीं, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। देखिए, संस्कृत का पहला जागरूकता की कमी है लोगों में। अच्छा, जब तक जागरूक नहीं होंगे लोग कि भाई इसमें क्या चीज है, क्योंकि हम लोग दैनंदिन चर्या में केवल व्यावहारिकता की ओर ही दौड़ रहे हैं। संस्कृत का मतलब ही होता है प्योरीफाइड। प्योरीफाइड मतलब आप उसको प्योर, एकदम शुद्ध करें। अब जब आप संस्कारित होंगे, आप अपने आप को शुद्ध करेंगे, तब जाके जो है समाज में ये जो प्रदूषण फैल रहा है, प्रदूषण ऐसा नहीं कि केवल जो ये धुआं और इनका हो रहा है, प्रदूषण हमारा बौद्धिक प्रदूषण, हमारा मानसिक प्रदूषण, अनेक प्रकार के प्रदूषण है। इन सब प्रदूषण को दूर करने में यदि कोई सक्षम है तो वह है केवल संस्कृत। अच्छा, संस्कृत ना पढ़ाने की खामी क्या हो रही है हमारे? आप ग्रंथों में देखोगे, वैदिक ग्रंथों में, उपनिषदों में कहीं भी वृद्धाश्रम की कल्पना नहीं है। आश्रम का मतलब है 4 आश्रम है, जिसमें जो है ब्रह्मचर्य है, फिर गृहस्थ है, फिर वानप्रस्थ है, फिर संन्यास आश्रम है। और इसमें ओल्ड एज होम जो उन्होंने करा, क्योंकि वहां पे बच्चों को संस्कार देने की आदत है नहीं, तो हमने उनकी नकल करके वृद्धाश्रम प्रकल्पित कर दी। इनका अभाव देखिए, आप बच्चों को जो है धन कमाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, धन के लिए। ऐसा नहीं कि किसी ने मना किया है कि संस्कृत वाले धन ना कमाए। एक धन के बारे में आपको श्लोक सुनाता हूँ। दुंदुभिस्तु सुतराम अचेतनः तन मुखादपि धनम 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 किम पुनः सचेतनस्य। दुंदुभी ढोलक जो है वो अपने आप जो है निर्जीव है, और वो भी ये कहता है कि धन धन धन, तुम तो सचेतन हो, तुम तो धन कमाओ ही कमाओ। संस्कृत ये नहीं कहता कि धन मत कमाओ, लेकिन आप उसके पीछे अपने संस्कारों को, जो हमारे भाव थे, संस्कृत क्या सिखाता है? विश्वम पुष्टं ग्रामे अस्मिन् ननातुरम। भाई पूरा विश्व ही हमारा पुष्ट हो जाए, बाकी मैं अपने गांव की जो है स्वार्थ नहीं देखता। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबकी कल्याण की कामना करता है। कहता है पूरा विश्व ही अगर पुष्ट हो जाए तो मेरा गांव तो उसी विश्व में है ना। ये वेद कह रहा है, देखो। और वेद क्या कहता है? मेरे को नहीं कहता, पूरे विश्व की बात करता है। तो ऐसे उदात्त भावना, और ये नहीं कहता है कि भाई माता पिता केवल हमारे पालक पोषक और जन्मदाता हैं। वो कहता है मातृदेवो भव,
पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, यहाँ तक कि जीव जंतु और नदी तक को हमने देवता माना। तो ये संस्कार संस्कृत ही तो देगा, और कौन देगा। तो ये जो जागरूकता का अभाव है, अब मुझे लगता है कि समाज में बहुत व्यापक रूप से आ रहा है, लोग इसमें चिंतन कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं अध्यापन क्षेत्र में भी देख रहा हूँ, जहाँ पहले छात्र केवल 30-35 हुआ करते थे विद्यालय में एक सेक्शन में, अब जो है 50-55 छात्रों की बाढ़ आ रही है। अब उनको जो है संभालना, एक प्रकार से आप समझिए कि बहुत जागरूकता है लोगों में। वो जो जागरूकता का अभाव वाला एक क्षण था, एक समय ऐसा लग रहा था कि मानो ये संस्कृत लुप्त प्राय हो गया है, वो ऐसा नहीं था, एक समय आया था। लेकिन अब जो ये अभी की सरकार की भी हमें प्रशंसा करनी चाहिए, इन्होंने संस्कृत को बहुत उत्थान किया है। आप बताइए, विश्व योग दिवस की स्थापना क्या है? संस्कृत की पुनः स्थापना है। विश्व योग दिवस जो आज पूरा विश्व मना रहा है, वो संस्कृत ही तो मना रहा है। वाह, नहीं मना रहा है, बताइए। तो पूरा विश्व जो है 21 जून को भारत सरकार के तत्वावधान में जो भी ये प्रस्ताव दिया गया और इसको विश्व मंच ने स्वीकारा, ये संस्कृत की स्वीकृति है। आयुर्वेद ने जो तथ्य दिए हैं, वो किसकी स्वीकृति है? वो संस्कृत की ही स्वीकृति है। तो प्रकारांतर से उनमें निहित तत्वों को हम स्वीकार कर रहे हैं। धीरे धीरे हम भाषा को भी बोलचाल के क्षेत्र में लाएंगे, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। वाह 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 वाह, युवराज जी बहुत अच्छी बात कही है। और बीते रविवार को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी संस्कृत के बारे में बोला है, जिसमें 2-2.5 मिनट दिए हैं। मैं ये भी चाहूँगा कि जब हमारे देश के नायक संस्कृत के लिए बोल रहे हैं, तो संस्कृत की आयु, संस्कृत का भविष्य क्या रहेगा? हाँ, आपने बहुत अच्छा और बिल्कुल समसामयिक त्वरित विषय उठाया। देखिए जी, जो देश का यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा वैसे ही प्रजा होंगी। अब प्रजा क्या करेंगी? राजा का ही तो आचरण करेंगे कि नहीं? कहा कि महाजनो ये न गतः सपंथा, बड़े लोग जैसा ही मार्ग अनुसरण करते हैं, उसी मार्ग का अनुसरण अन्य लोग भी, सामान्य साधारण लोग भी करते हैं। अब जब मोदी जी इतने, मैंने सुना मन की बात मैंने सुना, और वो क्लिप मोदी जी की बहुत वायरल हो रही है। मैं धन्य हूं कि ऐसे व्यक्तित्व के, हम सब धन्य हैं, केवल मैं ही नहीं, हम सब धन्य हैं। ऐसे व्यक्तित्व जो है राष्ट्र धुरा को संभाल रहे हैं, जो संस्कृत और प्राचीन विरासत और आधुनिक तकनीक दोनों का मिश्रण चाहते हैं। आप समझ रहे हैं? प्राचीन विरासत को छोड़ के नहीं, वो कहते हैं कि हमें जड़ों को पकड़ना है और पत्तों को और फैलाना है। वाह, तो इससे बड़ा क्या होगा? छिन्ने मूले नैव वृक्षो न शाखा। अगर मूल ही छिन्न हो गया तो फिर वृक्ष की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए मोदी जी ने सबको लिए ये प्रेरित किया, और उन्होंने उन बच्चों को, वो युवाओं का भी उल्लेख किया है जिन लोगों ने संस्कृत के प्रति सामाजिक संजालों में कुछ काम किया है। चाहे वो संस्कृत पढ़ाते हों, संस्कृत के विषय में कुछ आध्यात्मिक दर्शन की बातें करते हों, वो सारी की सारी लोगों को, उनका एक वचन भी बहुत बड़ा प्रेरक है। ऐसे अभिप्रेरक आपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का उल्लेख किया, हम उनको नमन करते हैं और ऐसा उम्मीद करते हैं कि वे संस्कृत के लिए और भी जवीयसी गति में, तीव्र गति में काम करें। वाह वाह वाह, बहुत साधुवाद आपको। और आपकी वाणी से लग रहा है कि संस्कृत भाषा और सशक्त होने वाली है, युवाओं के दिलो दिमाग पर छाने वाली है, ऐसा प्रतीत हो रहा है आपकी बातचीत से, ऐसा लग रहा है। और हम चाहते हैं कि संस्कृत भाषा भी अपना स्थान बनाए, ताकि सनातन और आगे बढ़ सके और युवाओं के दिलों में राज कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। युवराज जी, हम आगे बढ़ते हैं कि आपको पाणिनि संस्कृत व्याकरण में शास्त्री की उपाधि प्राप्त हुई, ये अनुभव आपको कैसा रहा? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। अब आप मेरे को जो है वो ग्रेजुएशन शिक्षा शास्त्री या शास्त्री के समय में ले जा रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ अब तो जो है यूनिवर्सिटी पूरी तरीके से हो गया है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है। वहां से मैंने जो है व्याकरण किया। अच्छा, व्याकरण में रुचि क्यों हुई? जबकि मैं साहित्य में कलम चलाने लग गया था, लेकिन व्याकरण एक ऐसा विषय है ना, जब उसमें रस आ जाता। व्याकरण को वैसे ही बाकी लोग कहते हैं कि बड़ा नीरस है, लेकिन व्याकरण से बड़ा रस किसी में है ही नहीं। वाह, जब आप पढ़ोगे ना एक एक शब्दों के बारे में, और मेरा काम ही शब्दों में, मेरी इतनी रुचि है, शब्दों की व्युत्पत्ति, उसकी एटोमोलॉजी कैसे करें। अब जैसे आप व्यक्ति बोलते हैं ना, अभी मैं चर्चा कर रहा हूं आपको, व्यक्ति का मतलब होता है व्यक्त करने वाला जी। आप अपने को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। तो संस्कृत में सारी व्यक्ति जो सारे कोई भी वस्तु हैं, पदार्थ हैं, वो सब व्यक्ति हैं। और संस्कृत तो ये कहता है कि शब्द ही ब्रह्म है, व्याकरण ये कहता है।
तो व्याकरण का वो जो रुचि है वो एक अलग जो है अनुभव है मेरा। और मैं वास्तव में साहित्य जरूर लिखता हूँ, लेकिन साहित्य लिखने के लिए व्याकरण की जरूरत है। और आपको बताऊं व्याकरण क्या चीज है? व्याकरण है एक फैक्ट्री जिसमें शब्द उत्पन्न होते हैं। वाह वाह। और जो साहित्य है वो शोरूम है जिसमें शब्द सजाए जाते हैं। जब आप कविता करते हो तो सजे सजे शब्द आप फेंकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। एकदम शोरूम में बढ़िया जूते सजे रहते हैं, सामान सजा रहता है। लेकिन जब आप फैक्ट्री में जाओगे तो वहां इधर उधर पड़े होते हैं, उनको ला के डिब्बे में पैक करके एक कविता में, गजल में या किसी छंद में पिरोना, वो साहित्य। तो व्याकरण के बगैर साहित्य की कल्पना है नहीं। इसलिए मेरी रुचि विशेष रूप से व्याकरण में रही। बहुत अच्छी युवराज जी, आप बहुत अच्छी तरह से हमारे दर्शकों को अभिव्यक्त कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे खुद प्रसन्नता महसूस हो रही है। मुझे खुद मेरा दिल गदगद हो रहा है। मैं कृतज्ञ हूँ। हम आगे बढ़ते हैं युवराज जी। जैसा कि हंसराज कॉलेज और दिल्ली विश्वविद्यालय में आपके अध्ययन के दौरान कौन से शिक्षक या अनुभव बहुत ही यादगार रहे जो जिन्होंने आपको दिल से छुआ? हाँ सर, बहुत उत्तम प्रश्न है आपका। ये हंसराज कॉलेज में मैंने एमए किया है, वहाँ से स्नातकोत्तर या परास्नातक जो भी जी। तो उस दौरान तो ये समझ लीजिए कि ये एक समझदारी का पल आ जाता है। उस वक्त आपको जीवन में अपने करियर बनाने को लेकर या फिर अपने उत्तरदायित्वों का बोध बहुत अच्छे से हो जाता है जी। शिक्षकों से मेल मिलाप अच्छा हो जाता है और उन लोगों से गाइडेंस, आपको मार्गदर्शन प्राप्त होता है। वहाँ कई शिक्षक मिले मुझे, जिसमें रंजित मिश्रा सर हैं, उन्होंने हमें चाणक्य का बारे में पढ़ाया। अच्छा, राजनीति, पोल साइंस पढ़ाया जा रहा है, इसी संदर्भ में बता रहा हूँ। अब पोल साइंस का अलग विषय है, देखिए भारत का दुर्भाग्य, लेकिन चाणक्य जैसा राजनीतिक पंडित को नहीं पढ़ाया जा रहा है। वाह, आप समझ रहे हैं? बिना चाणक्य की राजनीति कैसे हो सकता है? तो उसमें वो बड़ा ये सब बातें बताते थे। फिर मुझे बहुत अच्छे सर हमारे जो है, अभी तो दिल्ली विश्वविद्यालय में जो हिंदू स्टडी सेंटर है उसके वो हेड भी हैं, प्रोफेसर ओमनाथ बिमली सर। वो भी, उनका मार्गदर्शन मेरे जीवन में बहुत रहा और मेरे वो पीएचडी के गाइड भी रहे हैं। कितनों का ही नाम लूं, सभी लोग हैं। प्रोफेसर भारतेंदु पांडे जी हैं और अन्य लोग भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। मैं सबको एक तंत्रेण यहीं से अभिवादन करता हूँ। आपने स्मरण कराया आज वो पल, पुनः नमन करने का वक्त है ये मेरे लिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। युवराज जी, हम आगे बढ़ते हैं कि अभी आपने पीएचडी की बात की और पीएचडी में कई शिक्षकों का सहयोग रहा, तो आपकी पीएचडी का शोध विषय क्या रहा और उससे संस्कृत अध्ययन में क्या नई दृष्टि आपको मिली? अच्छा, देखिए बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। देखिए अध्ययन का क्षेत्र ना बहुत विशाल है और संस्कृत में कहा गया छात्राणाम अध्ययनम तपः, छात्रों का तपस्या जो है अध्ययन ही है। अब छात्र अवस्था में हैं तो आपको अध्ययन रूपी तपस्या करना ही पड़ेगा। आपने पूछा कि भाई पीएचडी में क्या विषय रहा और कैसे आपने उसमें अपनी पीएचडी की। मेरा पीएचडी का विषय बहुत रोचक रहा। आप समझ लीजिए कि एक भर्तृहरि बहुत बड़े वैयाकरण हुए, जिन्होंने व्याकरण को, वैसे हम सामान्य चीज ले लेते हैं, लेकिन उन्होंने व्याकरण दर्शन लिखा, दर्शन, फिलोसफी, व्याकरण भी फिलोसफी बना दिया। अब उनका एक पूरा ग्रंथ है भर्तृहरि का, तो उस ग्रंथ के ऊपर संबंध समुद्देश में मैंने जो है काम किया है, अंबाकृति टीका का। अब ये जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, जब आपसे बात करता हूँ तो जब युवराज कहा जाता है, उस युवराज का संबंध इस शरीर से कैसे है। आपको ये लाइट कहते ही, लाइट आपका ये कैसे बोध हुआ, जग कहते ही ये जग को आपने कैसे समझा, तो बताता है कि ये जग जग नहीं है, ये पुस्तक पुस्तक नहीं है। पुस्तक शब्द अलग है और जो पुस्तक है वो अलग है। आप समझ रहे हैं? ये ज्ञान कैसे हुआ? तो कहते हैं वृद्ध व्यवहार से। बड़ों ने बताया कि बेटा ये गिलास है, ये चम्मच है। आपको वो चम्मच को पहले से ही करची बता देते तो वो करची कह देते। हाँ, तो वो संबंध कैसे करना, उसमें बड़ा डीप स्टडी है। तो संबंध, शब्द और अर्थ का संबंध बड़ा व्यापक होता है। अच्छा, शब्दार्थ संबंध, आप संसार को देखते कैसे, वो बताते हैं भर्तृहरि। भर्तृहरि कहते हैं कि भाई इदम अंधतमः कृष्णम जायेत भुवनत्रयम् यदि शब्दाह्वयम् ज्योति रासंसारम न दीप्यते। आप समझ रहे हैं? अब जैसे ही आपको किसी का नाम ले, माने माता कह दिया, माता कहते ही आपके दिमाग में, बुद्धि में माता का पूरा चित्र आ गया, उनकी सारी जो है आदतें, स्वभाव, आपका उनका केयर करना सब आ गया। तो ये जो है, ये जो आपको बोध हो रहा है ना, आंखों से नहीं देखा आपने, लेकिन शब्द से देखा,
तो ये शब्द से मन मस्तिष्क में उसका चित्र बन जाता है। हाँ, तो शब्द के ऊपर और अर्थ का संबंध, आप समझ रहे हैं, शब्द और अर्थ को समझना बड़ी बड़ी बात। अब शब्द क्या है? शब्द कहते हैं ध्वनि। कोई भी ध्वनि शब्द है। बच्चों को जब पढ़ा रहे हैं हम कहते हैं शब्द का मतलब होता है कि वर्णों का, या अक्षर और वर्ण तो एक ही बात है, उनका समूह जो सार्थक है। ये केवल अधूरी व्याख्या है। पूरी व्याख्या क्या है? पूरी व्याख्या है कि कोई भी चीज, ध्वनि, कोई भी ध्वनि हो रही है तो वो ध्वनि जो है शब्द है। अब वो ध्वनि सार्थक भी होती है, निरर्थक भी होती है। अब यहाँ पंखा चलाएंगे, वो सरसराहट की आवाज जो है, आवाज ध्वनि जी। और कई बार ये ध्वनि निरर्थक होती है, कई बार सार्थक होती है। मान लो हम अभी यहाँ काम कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, किसी ने गेट खटखटाया, वो यद्यपि वो निरर्थक है, वो मीनिंगलेस है, लेकिन कई बार वो मीनिंगफुल हो गया क्योंकि वो कह रहा है कि गेट खोलो। तो ये सारा चिंतन व्याकरण आपको बता, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छी आप व्याख्या कर रहे हैं युवराज जी। हम आगे चलते हैं कि आप पारंपरिक और आधुनिक दोनों धाराओं का अध्ययन कर चुके हैं। हाँ जी। दोनों में क्या अंतर है, क्या सामंजस्य बना हुआ है, इस पर थोड़ा विस्तार से बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न है। और आधुनिक और पारंपरिक की जो है हमेशा एक प्रकार से, ये दोनों ऐसी धाराएं हैं, कभी मिलती नहीं। दो किनारे, नदी के किनारे, या नदी के किनारे, दो किनारे बिल्कुल, और हैं साथ साथ, चल रहे हैं साथ साथ जी जी, लेकिन अपने आप को एक प्रकार से दोनों में ही श्रेष्ठतम दिखाने की होड़ है। अब जो पारंपरिक है वो बहुत डीप और गहन है, गहन नॉलेज रखता है, ज्ञान, बहुत अधिक ज्ञान की पूजा है। उसमें कहते हैं विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वात् धर्माप्नोति धनात् धर्मस्तदस्मात्। वाह। आप ये देखोगी जो भी पारंपरिक रीति से पढ़ रहा होगा, गुरुकुल इत्यादि से या गुरु सान्निध्य से, तो बड़ा उसको पहला ही पाठ ये पढ़ाया था, विद्या का मतलब है विनयी, हम्बल होना। यदि आप हम्बल नहीं है तो आपकी विद्या बेकार है। सबसे पहला लक्षण आपको ये होना चाहिए। और अब आप पारंपरिक में जिस विषय को आप लेके पढ़ रहे हैं उसमें पूर्णता की प्राप्ति जरूरी है। अगर आप उसमें पूर्ण नहीं हो रहे हैं तो फिर वो पारंपरिक नहीं है, क्योंकि परस्पर वो आ रहा है ना, ऊपर से ट्रेडिशन में चल रहा है तो वो ज्ञान मिल रहा है। अच्छा, नवीन धारा में क्या है कि पल्लवग्राही पांडित्य, क्या इधर से भी थोड़ा, उधर से भी थोड़ा, उधर से भी थोड़ा लो और अपने आप को ज्यादा दिखाओ। लेकिन वो क्या करता है परंपरा वाला कि एक ही चीज पकड़ो और अंत तक जाओ, चाहे वो दर्शन हो, चाहे व्याकरण हो, चाहे साहित्य हो, चाहे कोई क्षेत्र हो, उसमें अंत तक जाओ। ये तो हुआ मूल अंतर जी। आप समझ रहे हैं मूल अंतर। नदियों के दो धारे हो गए और एक जो है डीप, एकदम गहन ज्ञान, एकदम अभ्यासी, शांत, विद्या विनय वाला, और ये प्रदर्शन प्रिय, इनको ज्यादा प्रदर्शन करना। यद्यपि आज का जमाना विज्ञापन का युग है, तो मैं तो कहता हूँ पारंपरिकों को भी चाहिए कि वो विज्ञापन करें अपने आप को, अपने ज्ञान का प्रदर्शन होना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। हम सब विज्ञापन के युग में, ये तो एडवर्टाइजमेंट एरा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें विज्ञापन का बहुत बड़ा महत्व है, अपने आप को दिखाना पड़ेगा। और व्याकरण जैसे कहता है व्यक्ति, तो आप अपने आप को अभिव्यक्त करिए, पारंपरिक लोग भी जैसे आधुनिक लोग करते हैं। मैं ये निवेदन करना चाहूँगा। वाह वाह, बहुत अच्छे से आपने व्याख्या की। हम आगे बढ़ते हैं युवराज जी कि आज के डिजिटल युग में संस्कृत भाषा को प्रासंगिक बनाने के लिए किन किन प्रयासों की आवश्यकता है? बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है ये जी। और अब डिजिटल युग, मोदी जी तो डिजिटल इंडिया की बात कर चुके हैं। अभी आपने कुछ देर पहले ही मोदी जी के जो है प्रश्न भी किए जी, उनके बारे में आपने बताया कि उन्होंने संस्कृत को लेकर बड़ा उल्लेख किया है मन की बात कार्यक्रम में। तो डिजिटल युग में जितने भी हमारे सामाजिक संजाल हैं या अंकीय प्रणाली है, अंकीय प्रणाली से तात्पर्य ये सब मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, मंच हैं, उन सब में हमें संस्कृत को बढ़ावा देना होगा। अच्छा, क्या है कि जब तक आप अच्छी चीजें नहीं डालोगी तो बुरी चीजें घर बनाए रहेंगी। तो दिमाग से अगर बुरी चीजें निकालनी है, समाज से यदि बुरी चीजें निकालनी है, तो संस्कृत और संस्कार रूपी अच्छी चीजों को हमें इन मंचों में, डिजिटल मंचों में देना ही पड़ेगा। और इसके लिए आप चाहे रील्स बनाइए, जैसे आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, वीडियो बना के जो है लोगों तक एक सकारात्मक आप जो है संदेश दे रहे हैं। साहित्य से लेकर जो है सामाजिक विषयों तक के आपके जो है बहुत बड़े आयोजन रहते हैं। मैं इसके लिए आपको भी अभिनंदन करता हूं। और मैं ये चाहता हूं कि आपके माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचे कि संस्कृत वाले लोग संस्कृत को शॉर्ट्स में, रील्स में, वीडियोज में, सामाजिक संजालों में, फेसबुक इत्यादि में, इंस्टाग्राम इत्यादि में अवश्य अभिव्यक्त करें। क्यों? अभी आपके प्रश्न का ही फिर वही बात आ गया कि विज्ञापन का युग है,
तो विज्ञापन अपने आप को करना होगा। बाकी लोग थोड़े से होते हैं, विज्ञापन ज्यादा करते हैं। हम बहुत ज्यादा होकर भी विज्ञापन नहीं कर पा रहे हैं संस्कृत की, ये बहुत बड़ी कमी है और इसको आपके माध्यम से मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी जानकारी कही। और इसमें युवाओं को भी आगे आना हाँ चाहिए। जी, जब तक बिल्कुल। युवा आगे नहीं आएंगे, जब तक डिजिटल युग कहें या रील्स कहें, उसमें अगुवाई नहीं हो पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, युवाओं का ही ये प्रथम दायित्व है। आपका जी। कथन मैं बिल्कुल समर्थन करता हूँ। जी जी युवराज जी, हम आगे बढ़ते हैं कि आपको लगता है कि नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी संस्कृत को एक जीवंत भाषा के रूप में अपना सकती है और इस संस्कृत भाषा को आगे ला सकती है? बहुत उत्तम प्रश्न है। अच्छा, आपको एक मैं बात बताता हूँ। वैसे तो सारी भाषाएं संस्कृत है जी। संस्कृत वो स्त्री है, इसी प्रश्न के संदर्भ में बता रहा हूँ, जी। जो गर्भिणी है। अब जो गर्भिणी स्त्री है वो अपने से ज्यादा अपने बच्चे का ध्यान रखेगी। उसको क्या खाना है, क्या पीना है, उसमें भी वो बच्चे का ध्यान रखेगी, अपना नहीं। उसका कोई मनपसंद चीज होगा ना, वो नहीं खाएगी। इसके लिए क्या लाभदायक है? तो सारी भाषाएं किससे निकली है? संस्कृत से निकली है। सही तो बात। संस्कृत माँ है। माँ है। तो बाकी भाषाओं में जो भी शब्दावली प्रयुक्त हो रही है, भले ही उनमें कुछ विकृत रूप है या फिर कुछ जो है उनके रूप बिगड़ गए हैं, तो फिर भी है तो संस्कृत के ही। बिल्कुल। तो वो तो माता है, प्रसूता माता है या गर्भिणी माता है। इसलिए संस्कृत को जीवंत है, चाहे वो किसी भी स्वरूप में है। क्योंकि कहा गया आत्मा वही जायते पुत्र, खुद ही तो पुत्र होके आ रहा है पिता। बिल्कुल बिल्कुल बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो ये तो सारी भाषाएं संस्कृत की है। तो हम्म। और सभी का ये दायित्व है, सभी भाषाओं का। माँ रहेगी तो बच्चे रहेंगे। वाह। तो माँ की रक्षा करिए, संस्कृत माँ की। ये ऐसी माँ है जो हमेशा आपको कुछ न कुछ दे रही है उत्पन्न करके। तो हमें चाहिए कि ऐसी माँ को हमेशा जीवंत बनाए रखें। वैसे तो वो अलग अलग रूपों में जीवंत है, जीवंत है। लेकिन मैंने आपको ये गर्भिणी स्त्री का उदाहरण इसलिए दिया कि वो देखिए क्या क्या दे रही हैं आपको। वाह ऐसे कोई पल है जिसके बगैर हम रह सकते हैं संस्कृत के बगैर? वाह। हमारे सबके नाम संस्कृतमय है। सबके आचरण प्रातः काल से सायं काल, रात्रि काल तक की क्रियाएं जो है हमारी संस्कृतमय हैं। हमारे संस्कार संस्कृतमय हैं। हाँ, तो हमारी जगहों के नाम संस्कृत के हैं। ऐसी कोई जगह ही नहीं। इसलिए उस माता को जीवंत बनाना पुत्रों का दायित्व है, बाकी सब भाषाओं का दायित्व। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छे से उदाहरण आपने अभी व्यक्त किया है। जी। बहुत साधुवाद आपको युवराज जी। हम आगे बढ़ते हैं कि अभी पिछले वर्ष आपको ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से मुंबई शहर में संस्कृत भाषा की कविता पढ़ने का मौका मिला। आपको वहाँ सम्मानित किया और रेडियो के माध्यम से संस्कृत को आम श्रोताओं तक पहुंचाने की सबसे बड़ी चुनौती क्या आ रही है? बहुत सुंदर प्रश्न किया। और रेडियो जो माध्यम है, इसको मोदी जी ने बहुत जो है उच्च स्तर पर पहुंचा दिया है मन की बात कार्यक्रम के द्वारा। मैं पुनः उल्लेख कर रहा हूँ। रेडियो और बाकी माध्यमों में जो हमारे ये जो दर्शनीय हैं, दृश्य श्रव्य हैं, टीवी इत्यादि, टेलीविजन इत्यादि या यूट्यूब इत्यादि, इनमें और रेडियो में एक बेसिक अंतर ये है कि इसमें तो आप हाव भाव इत्यादि से अपने स्वरूप से आकर्षित कर सकते हैं लोगों को जी। और वो आपके हाव भाव और उन चाल ढाल को देख के, भले ही बात या प्रसंग उतने गूढ़ हो या ना हो, उनको देखने के लिए भी लोग लालायित रहते हैं। लेकिन रेडियो में क्या है? रेडियो में सब कुछ शब्द पे आधारित है। लोग आपके चेहरे को नहीं पहचानते, आपके चाल ढाल और हाव भाव को नहीं पहचानते, केवल आपके शब्द से आपको जानते हैं। तो शब्दों के साथ क्रीड़ा करना, खेलना, और ऐसे शब्द कि भाई जिनकी आपको परिभाषा देने की जरूरत ना पड़े, सरलतम शब्द की जो है उसमें प्रस्तुति बहुत आवश्यक। और इससे इस बात की तो आपसे ज्यादा कौन ही बता पाएगा। हाँ, अब जैसे हम चर्चा कर रहे व्याकरण, साहित्य, इनमें तो व्याख्याओं की जरूरत है। ये शब्द ये कह रहा है, ये शब्द ये कह रहा है, लेकिन वहां श्रोताओं के पास इतना टाइम नहीं है कि वे आपने क्या कहा वो जाके डिक्शनरी ढूंढे। उनको तो उसी वक्त सुनते सुनते, रेडियो सुन रहे, कार में चलते चलते समझ में नहीं, अरे क्या बोला, चेंज कर देगा। तो ऐसे शब्द सुनाने हैं कि भैया आप बहुत अच्छा एक ही बार में सुनाए। और इसी उल्लेख में, लेकिन मैं एक आपको जो है बात बताना चाहता हूँ। जी जी। जो आजकल ये जो एफएमओ की बाढ़ आई है, जिसमें चटर पटर युवाओं को बहुत सुनाया जा रहा है, इसमें मेरा थोड़ा वैमत्य है। लोगों में जो भाषा का पतन की क्रिया हो रही है ना, उसमें आप सब कुछ प्रकट कर रहे हैं हंसी मजाक के नाम से, और वो जो अपशब्द है जिसको हम गाली कह देते हैं सीधी भाषा में, उसकी जगह आप बीप बजा दे रहे हैं और सामने वाला सब समझ रहा है।
लेकिन हम जो है गलत चीजों को हास परिहास के माध्यम से प्रकट कर रहे हैं, बिल्कुल। वो ठीक नहीं है। बिल्कुल। माता बहनें हमारे ही परिवार के हिस्से हैं, समाज का हिस्सा है। इन चीजों से हमें, मुझे लगता है कि परहेज करना चाहिए। वाह। बाकी सब लोग समझदार हैं। वाह। तो रेडियो माध्यमों में ऐसे अपशब्दों की जो भरमार आ गए हैं, मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से लोग जागरूक हों, क्योंकि आप एक सकारात्मक ट्रू मीडिया है। ट्रू का मतलब होता है सत्य जी। तो सत्य ही शिवम है और शिवम ही सुंदर। वाह वाह वाह। युवराज जी, हाँ, यहाँ आपने जो रेडियो के माध्यम से, एफएम के माध्यम से अभिव्यक्ति जो दूषित हो रही है उसके बारे में बताया। मैं यहाँ ये भी जानना चाहूँगा कि यहाँ पर चाहे वो समाचार पत्र हो, मैं समाचार पत्रों के नाम नहीं ले रहा, हाँ। समाचार पत्र हो या रेडियो हो, एफएम हो, वहाँ पर जो भाषा शैली है वो भाषा शुद्ध नहीं है। बिल्कुल। वो सामाजिक भाषा भी नहीं है और उसमें हिंदी, अंग्रेजी और तमाम शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ युवाओं पे बड़ा फर्क पड़ता है। युवा भी उसी शैली को अपनाते हैं। जैसा भी आपने बताया कि अभिभावक या गुरु ये चम्मच है तो चम्मच कहा गया, ऐसे ही वो समाचार पत्र और रेडियो एफएम पर जो प्रस्तुति दी जाती है उस प्रस्तुति को ही युवा या बच्चे सीखते हैं। उससे कितना नुकसान हो रहा है समाज को? बहुत अच्छा प्रश्न। और ये जो है एक आत्म मंथन का प्रश्न आपने उठाया। जी। इसके बगैर जो है ना हम लोग कुछ चिंतन नहीं कर सकते। हमारे पास बच्चों को सिखाने के लिए घर में माता पिता हैं, 6 घंटे स्कूल में टीचर्स हैं, उसके बाद वो जो बच्चा है बाकी सारा समय फोन से या अन्य माध्यमों से यही सब चीजें सीख रहा है और उसके दिमाग में वो दूषित चीजें भरी जा रही है, जल्दी भरी जाती है। और क्यों भरी जा रही है? क्योंकि ये आपके जीवन शैली को, जिसको अंग्रेजी वाले लाइफ स्टाइल कह देते हैं, ये तो एकदम कूल लाइफ स्टाइल है। आप 2-4 अंग्रेजी के शब्द मार दो तो आप एकदम कूल लगोगे। ये उनके अंदर भ्रांति जनित की गई और ये अभी की नहीं, कई समय से चल रहा है और लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम ऐसा करेंगे तो हम कूल लगेंगे, लेकिन वो लग नहीं रहा होता है। एक समय आता है, बच्चे को लगता है कि फिर भाई समय बीत चुका होता है और उसके बाद उसको पता चलता है मैं कितना गलत कर रहा था। यदि उसको समय में, क्योंकि आपको पता है यन्नवे भाजने लगना संस्कारो नान्यथा भवेत्। यदि बच्चा नया है, छोटा सा है, उसी वक्त अगर संस्कार दे दिए जाए तो मानो कि उसमें जो वो संस्कार परिपक्व होके बैठ जाते हैं। अब क्योंकि वो छोटे में ही वो सब ग्रहण कर रहा है, उसके ग्रहण करने से फिर वो पक्के होके बैठ जाते हैं। यदि आप उसी वक्त बच्चों को क्या सही है क्या गलत है ये सब चीज बताएंगे और उसको अच्छी चीजों को ग्रहण करने के लिए सिखाएंगे तो बिल्कुल बच्चा अच्छे मार्ग से चलेगा और सन्मार्ग की ओर प्रेरित होगा। वाह वाह युवराज जी, एक और प्रश्न यकायक आ रहा है। जिस तरह से आपने अभिव्यक्ति की है कि समाचार पत्रों के माध्यम से, रेडियो एफएम के माध्यम से प्रदूषण फैलाया जा रहा है, इन्हीं कारणों से क्या हमारे देश में वृद्धा आश्रमों की संख्या बढ़ती जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें ये लोग क्या करते हैं आपको बताऊं, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। इन लोगों ने अकेले रहने को, एकल परिवार को एक जो है स्टेटस बना दिया है। बड़े बड़े बिल्डिंगों में बिखरे परिवार रहते हैं। क्या बात है, वाह। आप समझ रहे हैं, इतने बिल्डिंगें बड़ी हैं लेकिन परिवार बिखरे बिखरे हैं, एक एक हैं, एक एक। और एक ही घर में भी इन्हीं कारणों से 4 लोग होंगे, 4 कोने में बैठ के अलग अलग फोन चला रहे हैं, अपने अपने यंत्रों का इस्तेमाल करते रहते हैं। हाँ, तो कोई भी चीज आप आपस में बातचीत है ही नहीं। सबसे पहले लाइफ स्टाइल और स्वतंत्रता के नाम से, स्वतंत्रता की बात नहीं करता संस्कृत, संस्कृत बात करता है संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानताम। भाई सामंजस्य स्थापित करो, सामने वाले से बात करो, साथ में लेकर चलो। आप अकेले अकेले हो जाओगे तो संकट में साथ कौन होगा? इसलिए हमें संस्कृत के प्रति अवश्य बच्चों को जो है झुकाव कराना चाहिए और बच्चों को प्रेरित करना चाहिए। जब तक आप ऐसा नहीं करोगे, संगत छद्म की भाव नहीं लाओगे, अब होता क्या है, हमारे अंदर इतनी कामनाएं भर दी गई, अच्छा ये तूने नहीं किया तो ये तो करना चाहिए था, उसके बगैर। और एक चीज आपको बताऊं मैं, एक चीज सबसे बड़ी बात क्या है कि लोगों में ये भ्रांति पैदा कर दी गई कि भाई विज्ञापन में जो दिखा रहा है वो अगर तुमने नहीं खरीदा तो तुम क्या हो, फिर तो तुमने कुछ किया ही नहीं। हाँ, और तुम ऐसे कूल ड्यूड वाली बात नहीं करोगे तो फिर क्या ही कर लिया। सरल व्यक्ति को तो ये सोचते हैं कुछ ही कर ही नहीं रहा। आपका कोई जन्म दिवस है, कुछ है, उत्सव है, तो उसमें चैंपियन उड़ाना, केक पोतना, ये बड़ी बात है। अगर कोई मंदिर जाके सरलता से अपना जो है हलवा पूड़ी बांट के कर रहा है तो ये क्या,
उत्सव धर्मिता को ही इन्होंने चेंज कर दिया। बाजारवाद का प्रभाव आप देख रहे जी हो, जी 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 जी, यही बाजारवाद है। बिल्कुल और सही। इन्होंने हमारी क्या- संस्कृति में सारी चीजें ध्वस्त करने के लिए ये कर रहे हैं। जी, क्या क्या ये किसी विशेष संगठन की चाल है भारतवर्ष से इस तरह के संस्कार संस्कृति को खत्म करने के लिए, क्या लगता है? ये बड़ा गहन प्रश्न है। हो सकता है क्योंकि हमारी जो सबसे बड़ी शक्ति है एकता की, वो परिवार से आता है, बिल्कुल। और परिवार विखंडन करते ही हम अकेले हो जाएंगे। तो इसमें अब कौन सी शक्तियां काम कर रही हैं, उसको तो सरकार सरकार या फिर करना सरकार से संबंधित अभिकरण ही पता कर पाएंगे। चाहिए। वाह 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 वाह, युवराज जी बहुत अच्छी संतोषजनक आप हमारे प्रति उत्तर दे रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। ये मेरा और सौभाग्य है हम सर। आगे बढ़ते हैं युवराज जी। जैसा कि दिल्ली विश्वविद्यालय कम्युनिटी रेडियो में उद्घोषक के रूप में कोई ऐसा जो आज तक आपने प्रस्तुति दी है शोध पत्रों में या आलेखों में, ऐसा कौन सा विषय रहा है जिसने आपको सबसे करीब लेकर आया है? बहुत अच्छा प्रश्न किया सर जी। आपने। वो आप यूनिवर्सिटी काल को एकदम, जो मेरा स्वर्णिम काल था, वाह। उसको स्मरण करा रहे हैं। क्योंकि विश्वविद्यालय की अवस्था ऐसी अवस्था होती है, उसमें आपको कुछ करने का जज्बा रहता है जी कि मैं कुछ कर जाऊं। तो एक बड़े अच्छे सर थे आर के सिंह, राकेश कुमार सिंह सर थे उनका पूरा नाम शायद। जी जी, तो वो भी रेडियो या टेलीविजन से कहीं से रिटायर्ड थे। उनसे मेरा संपर्क हुआ और वो वहाँ पे कम्युनिटी रेडियो के सारे संचालक थे। वो बच्चों को वहाँ पे मास मीडिया पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ाया था, और मैं तो संस्कृत का छात्र हूँ। जी जी, जब जी। मैं मिला और मैंने बताया कि मैं भी आकाशवाणी में संस्कृत का जो है कार्यक्रम देता हूँ, आप चाहो तो हमें अवसर दें। उन्होंने कहा आओ और आप जो है कार्यक्रम करो। मैं फोन इन कार्यक्रम करने लगा। क्या बात है। तो मैं विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों से या दूसरे, जहाँ से मैं लाल बहादुर से पढ़ गया, वहाँ के प्रोफेसरों से फोन इन में साक्षात्कार लेता, और ऐसे ही समसामयिक विषयों पर या फिर पर्टिकुलर उनका जो स्पेशल विषय है, विषय विशेषज्ञ के रूप में बुलाकर ये सब चीजें करता था। उससे एक तो मेरा ज्ञान बढ़ता, सबका ज्ञान बढ़ता, और दूसरी बात लोगों में भी रोचकता। वाह, तो ये बहुत अच्छा मेरा स्मरण रहा, और कई बार मैंने वहाँ पे काव्य पाठ भी किए हैं। क्या लेकिन बात। सबसे अच्छी बात ये रही कि वो फोन इन कार्यक्रम में जो ये मेरी जो अभिव्यक्ति कौशल है वो अच्छा हुआ। निखार आया। हाँ जी सर। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। अभी भी आप जो है बहुत अच्छे से प्रस्तुत करते हैं। उस समय भी प्रस्तुति आपने की, निखार आया। ये सारे अनुभवों का आपका मेल है जो आप इतना अच्छे से प्रस्तुति कर रहे हैं। जी सर। हम आगे बढ़ते हैं युवराज जी। जैसा कि संस्कृत भाषा को विश्व स्तर पर लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार या अन्य संगठनों को क्या कदम उठाने चाहिए ताकि ये विश्व स्तरीय भाषा बन सके? बहुत अच्छा प्रश्न है। वैसे तो मैंने आपको बताया संस्कृत है ही विश्व भाषा। जी, विश्व भाषा ये सबकी माता है, लेकिन विश्व मंच पर जो प्रतिष्ठा संस्कृत की होनी चाहिए, वो प्रतिष्ठा कैसे पाएं, इसके लिए लोगों को सबसे पहले तो संस्कृत के केवल विषयों को दूसरी भाषाओं में प्रकट करना बंद कर दे। संस्कृत का जो विषय है उसको संस्कृत में ही प्रकट करें, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो नाट्य मंचन हो, चाहे वो खगोल भूगोल कोई भी हो। अब आप बताओ, मंगल में हम क्या ढूंढ रहे हैं? जीवन ढूंढ रहे हैं, जीवन तलाश कर रहे हैं। लेकिन मंगल के बारे में हमारे शास्त्र कहते हैं भूमि सुतो भौम, भूमि का बेटा भौम है। अब बताओ, जिसका बेटा होगा, भूमि में जीवन है? बेटा जैसा बाप जैसा होगा वैसे ही तो बेटा होगा। जब भूमि में जीवन है, डेफिनेटली उसमें जीवन है, निश्चित ही। वाह। लेकिन अब आप तो अब ढूंढ रहे हैं, लेकिन तभी बता दिया भूमि सुतो भौम। क्या बात। इनके ग्रह के कलर तक बता दिए, कौन से कलर हैं, कौन सा क्या है। तो ये सारी चीजें एकदम वैज्ञानिकता के साथ प्रतिपादित, बताओ तो सही वहां पे है नहीं। अब खगोल भूगोल नाम से ही पता चल रहा है भाई ये गोल हैं। इनको गोल है प्रतिपादित करने के लिए साइंटिफिक बताने की क्या जरूरत पड़ी? वो तो ऑलरेडी गोल है नाम से ही। यथा नाम तथा गुण हमारे यहाँ कहा गया है। वाह। तो संस्कृत के जितने विषय, अब देखो नाटक, भरत मुनि का नाटक, नाट्य शास्त्र जो है, अब ये नाट्य शास्त्र को उससे व्यापक रूप से आप जो है फिल्म इंडस्ट्री में लाए, उसमें लाए। लेकिन बताओ तो सही, ये नाट्य मंचन जो है भरत मुनि ने कब का प्रतिपादन किया है? आप बता नहीं रहे, अपने हिसाब से प्रकट कर रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि इन्होंने ही किया है। बात समझ रहे हैं ना? तो यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित, जो संस्कृत में है वो अन्य जगह मिलेगा, लेकिन जो संस्कृत में नहीं है वो अन्य जगह भी नहीं मिलेगा। क्या बात है, क्या तो ये साइंस वाले क्या कर रहे हैं आपको कि चार जो ये रंग हैं ऑलरेडी मिले हुए हैं, वही रंग मिला के पांचवा रंग मिला दे रहे हैं, और उन्हें लगे खोज कर दिया। अरे खोज कोई ना कर रहे, साइंस कभी खोज करता ही नहीं है।
साइंस क्या करता है? रिसर्च करता है, सर्च नहीं करता है। वाह, क्या आप बात। समझ रहे हैं? सर्च कभी किया है साइंस ने? रिसर्च सेंटर खोले बैठे, यानी वो था, अभी हमारे नेत्र में नहीं है या प्रकट में नहीं है, उसको रिसर्च करके हम दोबारा ला रहे हैं। क्या क्या आप बताओ, नासा भी रिसर्च सेंटर है, हमारा भी सारा रिसर्च सेंटर है। सर्च सेंटर खोलो ना, क्या सर्च। बात है, क्या तो बात। ऋषि मुनियों ने जो संधान कर दिया, रिसर्च का मतलब है अनुसंधान आप कर रहे क्या हैं, वही संधान। अच्छा, इसने ऐसा लिखा है तो चलो इसी में हम अनुसंधान करते हैं और प्रकट करते हैं। और उनको ने जब प्रकट कर दिया तो हम कहते हैं अरे अरे वैज्ञानिकों ने किया। अरे वैज्ञानिक ने जिसने किया उस पे तो खोजो तुम। वो कई हजार साल पहले कर हाँ। चुके हैं। तो ऋषि मुनियों द्वारा जो संधान किया गया है, उन्हीं को अनुसंधान करना ये विज्ञान कहते हैं, जबकि असली चीज ज्ञान है। वाह, ऋषि मुनियों का तो ज्ञान था ना। वाकई वाकई। हाँ? अध्यात्म दर्शन क्या है? वो ज्ञान है ना। तो ऐसा मैं मानता हूँ। वाह 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 वाह। युवराज जी, हम चलते चलते एक अंतिम प्रश्न आपसे करेंगे कि जिस तरह से हमने वृद्धाश्रम की बात की, आपने बताया कि वृद्ध आश्रम की नाम से कोई भारत में जगह नहीं है, नहीं है, संस्कृत में नहीं हाँ है। संस्कृत में मैंने नहीं ऐसे ही संस्कृत कहें या भारत कहें या इंडिया कहें, वहाँ तलाक जैसा शब्द, हाँ। संबंध विच्छेद वाला शब्द नहीं है। बावजूद उसके भारत में तलाक के निरंतर केस बढ़ रहे हैं, अदालतों में तलाकों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके पीछे क्या समस्या है और क्या समाधान है, दोनों विषय पर हमारे दर्शकों को बताएं। आपने ये जो ज्वलंत मुद्दा उठाया, एकदम जो आजकल सबसे ज्यादा तीव्र रूप में उभर रहा प्रश्न है। जी। अच्छा, इसमें सबसे प्रमुख बात पता है आपको क्या है? संतोषहीनता, संतुष्टि का अभाव। वाह। जब व्यक्ति संतुष्ट ही नहीं है, क्यों? क्योंकि बाजार आपको संतुष्ट रहने नहीं दे रहा है। बाजार कह रहा है नहीं, आप ऐसा करो, ऐसा करो, आप शरीर हो, आप स्वच्छंद हो। लेकिन हमारे यहाँ, जैसे आपने अभी प्रश्न में क्या कहा कि भाई हमारे यहाँ ऐसा कोई शब्द ही नहीं था, 7 जन्मों का। अच्छा, 7 जन्मों का ही चक्कर क्यों है? आपको पता, अगर आप अच्छे पुण्य कर्म करते हैं तो 7 बार अगर मोक्ष नहीं लेते हैं तो 7 बार तक मनुष्य बनने का अवसर मिलता है आपको। क्या बात है। 7 बार शास्त्र प्रतिपादित इसीलिए करते हैं। 7 जन्मों तक जन्म निभाना होता है। हाँ, क्या? अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं और आपको मोक्ष नहीं मिला, मोक्ष का मतलब है ईश्वर सायुज्य हो जाना, शिव सायुज्य हो जाना, अगर वो मिलता नहीं है तो समझ लीजिए कि आपको 7 बार पृथ्वी में मनुष्य रूपी ये जो है उत्तम चोला मिलेगा। इसलिए 7 जन्मों तक 7 निभाने की बात है। 7 सप्तपदी हैं, 7 फेरे हैं, 7 वचन, मतलब जो क्या कहें। अब ऐसी उदात्त भावनाओं को छोड़कर हम जो है कुछ शारीरिक संतुष्टि और उनमें भी असंतुष्टि का भाव लाकर, ये सब चीज जीवन शैली का प्रभाव। हमारी जो पुरानी जीवन शैली संतोष भाव की जीवन, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान, क्या? तो वो संतोष धन के अभाव के कारण ये सब घटित हो रहा है। और जीवन शैली में जो एकदम बाजारवाद का प्रभाव है, आप बाजार से हट कर रहिए, सरल रहिए, तो लोग आपको भले ही मूर्ख समझे लेकिन आप अपने आप में मस्त रहें। ये आप एक इसके ऊपर जरूर आप जो है अपना आयोजन करें कि आजकल सरल लोगों को लोग मूर्ख समझते हैं, ऐसा ना समझें। सरल लोग भी बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। तुम अपने आप को खूब जो है तुर्रम खां, तर्क तोमर 30 मार खां समझ रहे हो, ऐसी बात नहीं है। तुमसे बड़े सरल लोग हैं। इस सकारात्मक को आपको फैलाना पड़ेगा। वाह वाह वाह, बिल्कुल बिल्कुल। जब ये सरलता वाली भाव आ जाएगी ना लोगों में, तो ये संबंध विच्छेद खत्म हो जाएंगे। क्या बात। क्योंकि आप जटिलता ला रहे हैं एक दूसरे के बीच में, जटिलता जटिलता जटिलता, इसकी वजह से ये हो रहा है मेरी दृष्टि में। बाकी अलग अलग मत हो सकते हैं। बहुत अच्छे युवराज जी, आपने ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में बहुत सारे प्रश्नों के प्रत्युत्तर बहुत ही सरलता से दिए हैं। बहुत अच्छा लगा, हमारे दर्शक बहुत पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं। और आपने अपने इस व्यस्त जीवन से इतना व्यस्त समय निकाला हमारे ट्रू मीडिया पॉडकास्ट के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं कृतज्ञ हूँ सर, आपने ये अकैतव कृतज्ञता प्रकट करता हूँ और बिल्कुल निश्चल भाव से कि आपने इतना उदात्त काम किया है। आपका यह कार्य जो है बहुत बड़े, आपके जो वर्धनताम भवताम दर्शकाः वर्धनताम भवताम विभवाः, सब कुछ आपके बढ़े, ये मैं स्वस्ति कामना करता हूँ। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।